हेलो दोस्तों, और क्या हाल चाल। आज हम आपके बायोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोशिका का भाग। कौन कौन से कोशिका के अंदर में भाग होते हैं। उसके बाद पादप कोशिका, सेकेंड पार्ट में जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में हम तुलनात्मक यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट हम बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति। सेकेंड पॉइंट, कोशिका झिल्ली के बारे में। लवक यानी प्लास्टिड के बारे में बात करें। फिर माइटोकॉन्ड्रिया। रिक्तिका के बारे में। छठा पॉइंट, राइबोसोम के बारे में। ये सारे पॉइंट का डिस्कशन हम तुलनात्मक तरीके से दोनों के बीच में करते हैं। देखिए, पादप कोशिका में अगर कोशिका भित्ति की बात आ जाती है, तो इसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है। कॉमा, अब पूछेगा कौन सी परत पहली लेयर में पाया जाता है कि दूसरी लेयर में पाया जाता है। तो पहली परत, फर्स्ट लेयर। इसमें जंतु कोशिका में अगर है तो नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली की अगर बात करें, कोशिका झिल्ली की अगर बात हम करें
तो वो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, पाया जाता है। अब पाया जाता है तो सेकेंड लेयर है ना, दूसरी परत, दूसरी पाया। और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली की बात करें तो पाया जाता है, पाया जाता है एक मात्र पहले सिर्फ एक ही परत होते हैं, अप्लास्टिड लवक, तो इसमें पाया जाता है पादप कोशिका में, हाँ पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। तो पाया जाता है तो फिर उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए कि भोजन बनाने के काम में प्लास्टिड का उपयोग पादप कोशिका में होता है। उसको लिख देंगे भोजन बनाने, भोजन बनाने इसका उपयोग होता है। और जंतु कोशिका में भोजन बनाने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, काहे कि ये तो दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे पर डिपेंडेंट है। मनुष्य तो, जंतु तो दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे चीज को खाएंगे, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट तो है नहीं, तो इसमें लवक की कोई जरूरत है नहीं। तो इसमें सीधे लिखेंगे नहीं पाया जाता। वन लाइनर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इस प्रकार के जितने भी ये टेबल से हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपको डायरेक्ट एग्जाम में फ्रेम किए जाएंगे। इसलिए चीज को, ये फ्रेम को आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे और पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अब बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात हम करेंगे तो पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्यों? कि जब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, है ना, उसको भी एनर्जी की जरूरत है, शक्ति उसको भी चाहिए, तो पाया तो जाता है। तो हाँ पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा, है ना, लेकिन कम मात्रा, कम मात्रा। और अगर इसमें हम जंतु कोशिका में, तो हाँ पाया जाता है अधिक मात्रा, अधिक मात्रा, अधिक मात्रा में पाया जाता है। हम रिक्तिका की बात अगर कहें, जिसको वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैक्यूल्स एक अच्छा आपका स्टोरेज है, जिसमें आप वाटर को स्टोरेज करते हैं और जरूरत के अनुसार आप अपने पानी को सर्कुलेट करके सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें भी हाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में भी, पादप कोशिका में भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन कम मात्रा में, एक मात्र, लेकिन बड़ा साइज में होता है वैक्यूल्स इसका। पादप कोशिका में अगर वैक्यूल्स की हम बात करें तो बड़ा साइज का और एक मात्र होता है। तो हाँ एक संख्या में, एक संख्या फिर बड़ा, ये हो गया। इससे तीन चीज हो गया, वैक्यूल्स पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो हाँ पाए जाते हैं। नंबर्स ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल, तो वन। साइज की अगर बात अगर पूछ दे क्वेश्चन में तो बड़ा। अगर दोनों में कंपैरिजन पूछ दे कि किसमें वैक्यूल्स ज्यादा बड़ा होता है, कौन कितने साइज में होते हैं, नंबर ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो अगर डिफरेंशिएट की बात अगर बात बता दे तो उसमें वैक्यूल्स एक संख्या में पाया जाता है पादप कोशिका में, लेकिन साइज में बड़ा होता है। और जंतु कोशिका में छोटा जरूर होता है, छोटी होती है, लेकिन बहुत संख्या, है ना।
बहुत संख्या में, बहुत संख्या में होता है, बहुत संख्या में पाया जाता है व्हीकल्स। अब अगर राइबोसोम की अगर हम बात करें, राइबोसोम प्लांट कोशिका में भी पाया जाता है। बहुत कम। अधिकतर, अधिकतर, अधिकतर जंतु में। लाइसोसोम, लाइसोसोम भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? जो भोजन स्टोरेज, भोजन संग्रहण। लाइसोसोम की अगर हम बात करें, इसमें लाइसोसोम की अगर बात करें, लाइसोसोम पादप कोशिका में बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम इसमें होता है जो सक्रिय होता है। क्योंकि कोई भी सेल अगर डैमेज हो जाता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम कम और जंतु कोशिका में लाइसोसोम बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सेल पे चोट लग गया या किसी भी इंफेक्शन की वजह से आपका सेल डेड हो जाता है, तो वो सेल, डेड सेल, उसके बाद फिर लाइसोसोम उससे एंजाइम निकालना स्टार्ट कर देता है और उसको पुनः यानी पुनः जीवित करने का काम लाइसोसोम करता है। उसके बाद रिपेयर करने का काम करता है, फिर से तैयार करने का काम करता है। अब हम भोजन संग्रहण की बात अगर करेंगे, तो इसमें स्टार्च व वसा के रूप में, स्टार्च व वसा के रूप में भोजन संग्रह होता है प्लांट सेल में। पादप कोशिका में भोजन का संग्रहण स्टार्च व वसा के रूप में होता है और इसमें ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन दोनों का यही अंतर है। वसा तो दोनों में कॉमन, वसा का तो दोनों में कॉमन है ही। तो ये 8 पॉइंट, यानी कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं 8 पॉइंट कहने का मतलब 12 से 13 पॉइंट इसमें बनेगा आपका। तो हर एक एग्जाम में आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं 100% एकदम। ये क्वेश्चन या तो कोशिका भित्ति से आ जाए, कोशिका झिल्ली से आ जाए, ये सब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आपका जरूर बनना ही बनना है। राइबोसोम, लाइसोसोम, भोजन संग्रह, ये तो बिल्कुल फेवरेट है। किसी भी एग्जाम में भोजन संग्रह किस रूप में होता है, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें फंस जाते हैं, स्टार्च। और फिर एक ये वाला चीज में अधिकतर राइबोसोम, फिर वैक्यूल्स, किसमें एक होते हैं, किसमें बहुत होते हैं। अब आप लोग नोट्स डालिएगा, नोट डालिएगा, नोट डाल के लिखिएगा। नोट में कवक व मशरूम में, कवक और मशरूम में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। कवक और मशरूम में, कवक और मशरूम में हरित लवक, हरित लवक नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता है। जबकि
यह पादप श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अंतर्गत अब बात कहिएगा कि कवक और मशरूम में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं पाया जाता है। और फिर यही बात आपने सर लिखा कि यह प्लांट के श्रेणी में आता है, पादप के श्रृंखला में आता है, तो फिर इसमें क्यों नहीं हरित लवक पाया जाता है, फिर भोजन कहां से लाएगा। तो कवक फिर नोट 2 में लिखेगा, नोट 2 में लिखेगा, नोट 2 में लिखेगा कवक सड़े गले पदार्थों से भोजन व न्यूट्रिशन को अवशोषित करती है। इसे स्वयं भोजन बनाने की टेंडेंसी नहीं है। सेकेंड नोट 3 में आप लिखेगा यह लिखे यानी कि कवक इन्वायरमेंट वातावरण को शुद्ध रखने में मदद व एक पैरामीटर की तरह व्यवहार करता। नोट नंबर 4 डालिएगा यूग्लिना यूग्लिना जंतु और पादप के बीच कड़ी यानी संबंध का कार्य करती है। ये सब फैक्चुअल बातें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। कवक और मशरूम में हरित लवक नहीं पाया जाता है, जबकि यह पादप श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और हमने आपको बताया इसलिए नहीं उसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है क्योंकि उन्हें स्वयं भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो सेप्रोफिटिक श्रेणी के अंतर्गत आती है। सेप्रोफिटिक इंग्लिश वर्ड है जिसमें हम कहते हैं सड़े गले पदार्थों से भोजन को अवशोषित करना। सेप्रोफिटिक इंग्लिश में भी हिंदी लिख के क्वेश्चन में आ जाए तो किसी प्रकार का घबराने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। सेप्रोफिटिक यानी कि सड़े गले पदार्थों से भोजन व न्यूट्रिशन को प्राप्त करना सेप्रोफिटिक कहलाता है। इसीलिए कवक को भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो फिर क्लोरोप्लास्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी। इसीलिए ये एक्सेप्शन के रूप में आप इसको कह सकते हैं। इसीलिए हमने आपको नोट के फॉर्म में लगातार 4 पॉइंट हमने आपको लिखा दिया, ताकि नोट एक ऐसा चीज है उसको देख के बच्चा सोचता है कि नहीं बहुत बड़ा चीज है, सही में अच्छी चीज है। अगर इसी को हम एक थ्योरी के रूप में अगर हम लिखा दें
तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। 10 लाइन अगर हो जाएगा, माइंड पे आपका थोड़ा प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, आप चीजों को छोड़ देंगे। इसलिए हमने आपको नोट के फॉर्म में लिख दिया। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज 3 लेयर। संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज डिवाइडेड इन 3 लेयर्स। पहला रखेगा लेयर आवरण, आवरण, पहला रखेगा आवरण। दूसरा इसमें प्रोटोप्लाज्म यानी द्रव के रूप में, द्रव के रूप में पहला आवरण, दूसरा द्रव, तीसरा केंद्रक, तीसरा केंद्र। अब आवरण में अगर बात करेंगे तो आवरण में तो आप जानते ही हैं कि सेल में पहला सेल वॉल, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें आवरण में हम 2 गो सेल मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट सेल वॉल, तो सेल कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। द्रव में अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अगर केंद्रक के रूप में हम बात करें तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। अब हम बारी बारी सारे पॉइंटों को बिंदुवार तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली, तो पहला हो गया कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इंग्लिश, कोशिका का है इंग्लिश सेल, भित्ति यानी कि कोशिका का दीवार। तो दीवार तो सबसे ऊपर ही रहता है। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ सेल। तो इसी पे हम सबसे पहला सामान्य परिचय की अगर हम बात करते जाएं, सामान्य परिचय में हम सबसे पहले इस पे हम लिखेंगे यह पादप, यह पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, यह पादप कोशिका में है, यह पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका का बाहरी परत, बाहरी परत होता, बाहरी परत होता, ये हो गई।
सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यह नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी निर्जीव, निर्जीव, नॉन लिविंग निर्जीव यानी life doesn't exist. तीसरा पॉइंट पूर्ण परागम, परागम है यानी परमिएबल, फुल्ली परमिएबल, अर्थात लगभग सारी चीजें क्रॉस हो जाती हैं। इसीलिए इसको परमिएबल कहा गया और कोशिका झिल्ली को सेमी परमिएबल कहा गया। कुछ पार्ट सेमी परमिएबल का मतलब कुछ पार्ट तो उससे पार होगा और कुछ छन्नी की तरह छन के रह जाएगा, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति में टोटल के टोटल चीज है जो पार हो जाएंगी। इससे जितने भी चीज आएंगे पार हो जाएंगे। इनसे सभी, चौथा में इसी में लिख देते हैं, इनसे सभी अणुओं का, इनसे सभी अणु यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सभी अणुओं का प्रवाह संभव है, सारे चीज इससे पार हो जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में रासायनिक संगठन की बात करेंगे। रासायनिक संगठन की बात करेंगे। कौन कौन से चीजों से मिलकर रासायनिक संगठन, कौन कौन से केमिकल चीजों से मिलकर ये हमारा सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति बनी है। तो चलिए अब इस पे हम बात करते हैं। पहला पॉइंट, अलग अलग कोशिका भित्ति, अलग अलग पादपों में रासायनिक संगठन अलग अलग होते हैं। अलग अलग पादपों में रसायन की संगठन अलग अलग होती है। इसमें बात आ गई कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो बड़े पादप का अलग अलग तरह से कोशिका भित्ति बना हुआ है, उसमें कुछ अलग रासायनिक कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। बड़े पादप हैं उसमें अलग कॉम्बिनेशन मिला हुआ है। तो इसमें हम पहला पॉइंट ऐसे करके बिंदुवार तरीके से बढ़ेंगे कि बड़े आकार के पादप, बड़े आकार के पादप की अगर हम बात करेंगे, पहला पॉइंट में दोस्तों बड़े आकार की पादप में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम देख लेंगे कि बड़े आकार के पादप में कौन कौन से आ रहे हैं वृक्ष। तो आमतौर पर आम हो गया, महुआ, आम, बड़े आकार के पादप में आम, महुआ, नीम, धान, गेहूं। अब धान गेहूं के आप लोग देख के ये मत समझ आइएगा कि ये तो छोटे पादप में, नहीं, ये बड़े पादप के श्रेणी में है। क्यों?
कि जिस केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर कोशिका भित्ति बड़े पादप यानी आम, महुआ, नीम में बना हुआ है, उसी केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर ये धान और गेहूं में भी बना हुआ है। तो कोशिका भित्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के देखकर हम इसको बड़े आकार के पादप के अंतर्गत हम धान और गेहूं को रख दिए। ये बना हुआ होता है, ये बड़े पादप या ये बड़े पादप सेलुलोज, ये बड़े पादप की सेल वॉल, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अब सेकंड की बात हम करेंगे, पादप में ही सेकंड है शैवाल। तो यहाँ पे देखिए शैवाल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इनका जो सेल वॉल है, शैवाल का सेल वॉल अब इनका तो सेलुलोज से बना हुआ था और इनका भी सेलुलोज से बना हुआ है। शैवाल का सेल वॉल यहाँ पे कॉमन है, सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अब हम चले थर्ड कवक की अगर हम बात करें, तो इसका सेल वॉल is made up of काइटिन की बनी होती है, काइटिन, इसको बस याद रखना है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फिर अब चौथा बैक्टीरिया यानी जीवाणु भी प्लांट के अंतर्गत आता है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर जीवाणु की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंतर्गत आता है, तो हम बैक्टीरिया यानी जीवाणु का जो सेल वॉल होता है वो कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन या न्यूमेरिक पेप्टाइडोग्लाइकॉन या न्यूमेरिक एसिड से मिलकर बनी होती है। अब हम बता देंगे इसके नेक्स्ट बात, कोशिका भित्ति के क्या संगठन रचना है, रासायनिक संगठन क्या है। अब हम इसको बताएंगे कि वर्किंग ऑफ सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे, वर्किंग ऑफ सेल वॉल, किस प्रकार से कोशिका भित्ति कार्य करती है।
क्या इसका काम है। तो सबसे पहले हम निकाल देखते हैं कि वर्किंग ऑफ सेल वॉल में कोशिका भित्ति के कार्य। तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति का अध्ययन करेंगे कि कोशिका भित्ति आखिर कहाँ से निकलता है कहाँ। तो सपोज हम मान लिया जाए एक प्लांट हम बनाते हैं, ये सपोज एक प्लांट है, एक प्लांट है, एक प्लांट है दोस्तों, एक प्लांट है, किसी भी प्रकार का वृक्ष है, वेल और वेनलेट से निकले हुए हैं। यहां से हम निकाल के एक हम सेल वॉल का हम अध्ययन करेंगे। यहां से हम सेल वॉल को निकालेंगे, इस पेड़ से निकाल कर हम यहाँ पे सेल वॉल को रख दिए, सेल वॉल को हम यहाँ पे रख दिए। इस पेड़ से हम छाल को निकाले और यहाँ से हम निकाले और यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इसका वर्किंग क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल वॉल में सबसे पहले सेल वॉल हुआ, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। उसके बीच में हम देखते हैं कि मिडिल लैमिला एक केमिकल निकालती है दोनों के बीच में और जोड़ने का काम करती है, जिसको हम यहाँ पे मिडिल लैमिला का नाम देंगे। ये जो चीजें हैं मिडिल लैमिला, दिस इज द मिडिल लैमिला, लैमिला हिंदी में मध्य पटल, मध्य पटल हम इसको कहते हैं। मिडिल लैमिला इज द पार्ट ऑफ सेल वॉल। फिर हम यहाँ पे हम जब इंडिकेट करेंगे द सेल वॉल outermost part, outermost layer and the inner layer, this is the cell membrane, cell membrane। यहीं पे हम इंडिकेट कर देते हैं कि सेल वॉल आपका जो है ये फुल्ली परमिएबल मेम्ब्रेन है, फुल्ली permeable membrane, which is washed away all chemical minerals and nutrition। सेकेंड हम यहाँ पे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन तो ये है जो सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी अर्ध परागम्य झिल्ली कहा जाता, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। यह चयनात्मक यानी कि चयन करके चयनात्मक के रूप में कार्य करती है, अर्थात कुछ चीजों को वह आर पार नहीं होने देती, आर पार नहीं होने देती है।
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन उसको कहा जाता है, उससे सारी मिनरल्स एंड वाटर्स आपको पार कर दिए जाएंगे। और सेल मेम्ब्रेन की अगर जहां पे बात करते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, या चयन करके चीजों को चयन करके कि ये चीज को फैट है, उसमें ज्यादा कंसिस्टेंस मात्रा में ज्यादा कंसंट्रेशन है तो उसको हम पार नहीं होने देंगे, वो बाहर ही छूट जाता है और कुछ चीजों को वो पार करने दे देता है। तो दिस इज द कंडीशनल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दिस इज द कंडीशनल क्रॉसिंग है। कंडीशनल कंडीशनल क्रॉसिंग है। यहाँ कंडीशन के अनुसार ये चीजों को पार किया जाएगा, ये चीजों को नहीं पार किया जाएगा। इसी प्रकार से चीजों को हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और हम ये बताएंगे दिस इज द सीमेंटिंग एजेंट, दिस इज द सीमेंटिंग एजेंट, दिस इज द बार इज सीमेंटिंग एजेंट। ये सीमेंटिंग एजेंट्स के रूप में काम करता है, ये सीमेंटिंग एजेंट्स के रूप में काम करते हैं दोस्तों, सीमेंटिंग एजेंट्स के रूप में काम करते हैं। इसमें पेक्टिन पाया जाता है, पेक्टिन जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। एक क्या है? पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड। यहाँ पे लिख देते हैं सीमेंटिंग एजेंट्स, सीमेंटिंग agents, this is the pectin and pectin is polysaccharide. So this is the function of cell wall. Here I will discussion about the cell wall discussion and working of the cell wall here. Now next chapter I will be discuss in next lecture. आज आप लोगों के सामने हम लेक्चर नंबर 3 बायोलॉजी का लेकर आए हैं। इसमें हमने आपको 5 या 4 टॉपिक का डिस्कशन किया। नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन आपको बिंदुवार तरीके से एक बिल्कुल सावधानी पूर्वक परीक्षण करते हुए हर चीजों को समझते जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 हम लेकर के आएंगे, इसके बाद का टॉपिक है। इसलिए बने रहें हमारे चैनल पे और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने में आप लोग सहयोग करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि साइंस का डर आपके मन से निकाल के फेंक देंगे और साइंस से बेहतर आपका कोई चीज नहीं होगा। आप समझते हो कि हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब आसान है, साइंस तो बहुत हार्ड चीज पे आप लोग लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस का डर आपके मन से हम धीरे धीरे प्रतिदिन कुछ न कुछ हम आपके लिए अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। इसके लिए आप चैनल को अच्छा से प्रमोट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास के बारे में बताएं और नए नए तरह तरह के चीजों से जुड़ने के लिए इस चैनल से आप जुड़े। लेक्चर नंबर 4 हम नेक्स्ट लेकर आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।